दोस्तों आज के समय वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों जो हमने एनिमेशन वीडियो बनाई थी उसके अंदर आवाज़ नहीं आती, लेकिन इसमें हम पूरी 12 अनुसूची के बारे में समझेंगे पूरी डिटेल के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले अनुसूची के बारे में समझ लेते हैं। तो शेड्यूल होती है और जो 12 टोटल शेड्यूल है उसके बारे में पूरा समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ, इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों क्या ये कहती हैं। इसके अंदर दोस्तों कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और उस 12 अनुसूची के बारे में हम पूरा समझेंगे दोस्तों। तो पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। तो प्रथम अनुसूची है दोस्तों राज्य और संघों के बारे में। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। राज्य और संघों के बारे में मतलब क्या है। जो भारतीय संविधान के अंदर कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और कुल जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, और जो 28 राज्य हैं स्टेट, तो उसके बारे में जितने वर्णन मिलता है कुल कितने राज्य होंगे, क्या क्या होगा, तो ये सब बातें जो प्रथम अनुसूची है उसके अंदर वर्णन मिलता है। तो ये दोस्तों आसान था, इतना कठिन था नहीं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों जो द्वितीय अनुसूची है, वो है दोस्तों द्वितीय अनुसूची के अंदर बताया गया है जो वेतन है, वेतन और भत्ता, उसके बारे में दोस्तों। जो दूसरी अनुसूची उसके अंदर बताया गया है कि नेताओं के जो लीडर होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, जितने भी विधायक हैं और जो सांसद हैं, उनकी जैसे जैसे कोई भी कार्य करते हैं, सरकारी कार्य करते हैं ना, उनके वेतन के बारे में सीधे राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई, जितने भी वेतन के बारे में लिखा गया है वो दोस्तों प्रथम अनुसूची के बाद जो दूसरी अनुसूची आती है उसके अंदर लिखा गया है वेतन के बारे में। तो आप समझ सकते हो दोस्तों प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है, राज्य और संघों के बारे में कि किस तरीके से 28 राज्य होंगे और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसके बारे में पूरा उल्लेख दोस्तों प्रथम अनुसूची में मिलता है। फिर दोस्तों आती दूसरी अनुसूची, तो उसके अंदर ये मिलता है कि जो वेतन है उनका, जो नेताओं का वेतन होगा उनके बारे में मिलता है कि कितने वेतन होगा, जैसे किस किस जैसे राष्ट्रपति कितना वेतन है और प्रधानमंत्री कितने वेतन है, ये सभी बातें दोस्तों दूसरी अनुसूची में मिलता है। फिर बात करते हैं दोस्तों तीसरी अनुसूची, उसके बाद समझते हैं दोस्तों। इसको आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। इसके अंदर जैसे शपथ होती है ना, और शपथ ग्रहण के बारे में इसके अंदर दोस्तों आपको मिलता है वर्णन। तो शपथ का समझते हैं दोस्तों। जैसे नेताओं का होता है ना कि मैं अपने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा करके इसका पालन करूंगा, इसके नियमों के, इसके कानून का हमेशा बना रखूंगा, ये सभी दोस्तों शपथ के बारे में इसके अंदर वर्णन मिलता है। जैसे राष्ट्रपति शपथ करवाता है किसी से, जब कोई प्रधानमंत्री बनता है या फिर जो बनते हैं तो उसके अंदर जैसे सीजीआई बनता है तो राष्ट्रपति शपथ करवाता है। ये सभी ये जो शपथ ग्रहण के बारे में इसके अंदर मिलता है कि किस तरीके से शपथ होती है। तो क्या है दोस्तों तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में कि जितने भी मैंने अभी पहले बताया कि वहाँ पे मंत्री लोग शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति हमेशा सच्ची श्रद्धा रखूंगा, उसका पालन करूंगा, उसके नियमों का, उसके कानूनों का, ये सभी दोस्तों इसके अंदर जो तीसरी अनुसूची इसके अंदर मिलता है। फिर आती है दोस्तों चौथी अनुसूची। तो इसके बाद चौथी अनुसूची के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा सीटों का आवंटन। दोस्तों राज्यसभा सीटों का आवंटन समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे राज्यसभा में सीटों का बढ़ाना है, क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों क्या है। जो राज्यसभा की सीटें हैं ना, किस तरीके से सीटों को बढ़ाना है, कौन कौन सा कहाँ से कितने विधायक होंगे, उसके बाद जो सांसद होंगे ना, जैसे विधायक तो उसको सांसद को चुनता है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसी में दोस्तों राज्यसभा है, जो सांसद है वहाँ के, तो किसके राज्य के जो सांसद है वो वहाँ से चुने जाएंगे और राज्यसभा के अंदर उसकी सीटों का उनका आवंटन किया जाएगा। राज्यसभा के अलग अलग से कहाँ के राज्यसभा के कितने सांसद हैं, ये सभी बातें जो दोस्तों चौथी अनुसूची के अंदर वर्णित है दोस्तों। दोबारा समझ लेते दोस्तों। प्रथम अनुसूची में दोस्तों राज्यों के संघ के बारे में, जैसे राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने 28 राज्य हैं, उनके बारे में वर्णित मिलता है। फिर आता दोस्तों दूसरी अनुसूची, उसके अंदर वेतन के बारे में बताया गया है। फिर आता तीसरी अनुसूची, उसके अंदर शपथ के बारे में बताया गया और उसके बारे में। इसके बाद आता दोस्तों चौथी अनुसूची, तो उसके अंदर दोस्तों जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस तरीके के प्रकार होगा। फिर आती है दोस्तों पांचवी अनुसूची।
ये और आसान है दोस्तों। 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों कि SC और ST OBC जो कैटेगरी से आते हैं ना, उनके लिए कुछ सुविधाएं देना, जैसे आरक्षण हम जानते हैं रिजर्वेशन, तो इसी जो 5वीं अनुसूची के अंदर जो कुछ सुविधाएं उनको कि जैसे उनको भी जैसे लीडर होते हैं उनके अंदर भी शामिल किया जाए, कुछ सदस्यों को सांसद में भी लाया जाए जो SC OBC कैटेगरी से आते हैं, ST से। तो ये सभी बातें दोस्तों 5वीं अनुसूची में वर्णित मिलता है। जैसे किसी को भी अधिकार दिलाना जो SC OBC है, जो पिछले जैसे पुराने जमाने में जो अस्पृश्यता थी, जो आर्टिकल 17 के तहत उसको खत्म कर दिया गया ना दोस्तों, जो मूल अधिकार है। तो जो SC OBC के कोई भेदभाव नहीं कर सकता है इनको। जैसे आपको पता होगा उसके अंदर संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है दोस्तों, हम उसमें समझेंगे दोस्तों। इसमें क्या है कि जो SC ST OBC है उनको आरक्षण देना या फिर जो उनको अधिकार दिलाना, उनको कुछ कार्य के अधिकार देना, तो ये सभी दोस्तों जो 5वीं अनुसूची है उसके अंदर वर्णित मिलता है। फिर आता है दोस्तों छठी, इसके समझ लेते हैं दोस्तों। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में दोस्तों जो कुछ राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। क्या दोस्तों? असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनमें जनजातीय क्षेत्र भी हैं। जैसे आदिमानव की तरह जनजातीय क्षेत्र होता है ना, तो वहाँ पे जैसे पुराने जमाने के जैसे लोग होते हैं उसी तरीके से वहाँ पे क्षेत्र हैं ऐसे। तो जो वहाँ पे उनको प्रशासनिक सुधार देना, जो दोस्तों इसके अंदर जो छठी अनुसूची है इसके अंदर क्या बने थे दोस्तों, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए अलग से प्रशासनिक और जनजातीय क्षेत्रों को कुछ सुधार करना उसके अंदर। तो ये सभी बातें दोस्तों जो छठी अनुसूची इसके अंदर वर्णित मिलता है। फिर तो दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों। पहली अनुसूची के अंदर राज्य के संघ के बारे में कि जो कितने केंद्र प्रदेश होंगे, क्या क्या होगा उसके अंदर। फिर आता है दोस्तों दूसरा अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन के बारे में। तीसरी दोस्तों वो है शपथ के बारे में। चौथी में क्या गया था दोस्तों इसके अंदर, मैंने बताया था राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और जो 5वीं है वो SC ST OBC उनके लिए आरक्षण, जैसे कि उनको अधिकार दिलाना। तो ये सभी बातें दोस्तों 5वीं अनुसूची में वर्णित मिलता है। फिर आता दोस्तों छठी में हमने बात की असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको अलग से अधिकार देना, प्रशासनिक सुधार देना, जो जनजातीय क्षेत्र है। और फिर आता है दोस्तों 7वीं अनुसूची। इसके बारे में समझ दोस्तों। 7वीं अनुसूची थोड़ी बड़ी है, उसके बारे में दोस्तों पहले आप इसको लिख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सभी दोस्तों इसके अंदर वर्णित मिलता है। तो मैंने बात की दोस्तों, ये पूरी जो छठी अनुसूची आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब 7वीं अनुसूची के बारे में चलते हैं पहले। अब दोस्तों चलते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं अनुसूची है दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर जितने जो 7वीं अनुसूची है शक्तियों के विभाजन के बारे में बताते हैं। एक मिनट। शक्तियों का विभाजन, ये दोस्तों 7वीं अनुसूची है उसके अंदर लिखा गया। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कुल जो शक्तियों का विभाजन है तीन आधार पर किया गया है, उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। जो शक्तियों का विभाजन है, पहली जो सूची है उसके अंदर जो 7वीं अनुसूची के जो 3 पार्ट है उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। पहली तो है दोस्तों संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची, ये दोस्तों इसमें समझते हैं दोस्तों। लगभग इसके अंदर कुल 97 के आसपास विषय आते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे हम समझते हैं दोस्तों 59 खासकर इसके अंदर विषय आते हैं, यानी कि 60 के लगभग आसपास इसके अंदर लगभग आता होगा दोस्तों। 52 के आसपास इसके अंदर कुछ जो विषय आते हैं ये सभी, कि क्या क्या कार्य संघ सूची के अंदर है, क्या क्या कार्य राज्य सूची के अंदर है। तो ये सभी बातें जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची उसमें दिया गया है दोस्तों। इसके बारे में महत्वपूर्ण समझ लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक जो समवर्ती सूची के अंदर कुछ कार्य था, वो क्या था कि जैसे पहला दोस्तों जो शिक्षा था उस समवर्ती सूची के अंदर, जैसे कि जो राज्य सूची के अंदर ना दोस्तों ये था,
तो इसके अंदर शामिल किया गया वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था दोस्तों? जो राज्य सूची के अंदर कुछ कार्य थे समवर्ती सूची के अंदर डाले गए, जैसे शिक्षा संबंधी कार्य वगैरह राज्य के मामले में तो है नहीं, उसको केंद्र सरकार भी करेगी, तो इसलिए शिक्षा संबंधी और वन संबंधी या पक्षी या वन्य जीव उनके लिए जो 5 कार्य थे, 5 विषय जो कि समवर्ती सूची के अंदर राज्य सूची के अंदर से समवर्ती सूची के अंदर डाले गए थे। उसके बारे में क्या था दोस्तों? पहली थी एजुकेशन, तीसरा जैसे वन्य जीव हो गया उनके लिए, वन हो गया उनके लिए, नापतोल विषय संबंधी व्यापार संबंधी कार्य था, उसको केंद्र सरकार भी करेगी, कॉमर्स से संबंधित। और फिर आता दोस्तों उसके अंदर जैसे कोई जैसे कार्य हो गया जो न्यायालय संबंधित कार्य हो गया, तो ये जो 5 विषय थे वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए। किस संविधान के संशोधन के द्वारा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। और फिर दोस्तों समझते हैं संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है? जो केंद्र सरकार कार्य करती है, शिक्षा का कार्य भी केंद्र सरकार करेगी, और कुछ ऐसे बैंकिंग के मामले में आरबीआई का जो भी कंट्रोल है वो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत रहेगा। जितने भी केंद्र सरकार के मामले में जितने भी कार्य हैं, तो जो राज्य सूची में और राज्य से संबंधित कार्य होंगे, उसके शिक्षा भी राज्य संबंधित है, लेकिन वो आप केंद्र शासित प्रदेश के जो केंद्र शासित और जो राज्य सूची संघ है उसके अंदर भी शामिल कर दिया है। तो ये सभी इसके अंदर जो विषय है इसके अंदर डाले गए राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर। ये जो मैंने 5 विषय बताया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये सभी बातें जो 3 अनुसूचित जो अनुसूचियों का विभाजन, इसके अंदर ये 3 बातें लिखी गई। इसी के अंदर एक आता दोस्तों, वो है चौथी सूची है, वो है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या है दोस्तों? इसके अंदर अवशिष्ट सूची के अंदर ये बताया गया है कि कुल जैसे जो संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, इससे जो कुछ आने वाले समय में कुछ आविष्कार होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, तो जो भी कार्य होंगे वो अवशिष्ट सूची के अंदर डाले जाएंगे। जब ये संघ सूची और राज्य सूची के मामले में इसी में नहीं होगा तो अवशिष्ट सूची के अंदर पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी में हम देख सकते हैं जैसे इसरो, DRDO और परमाणु जैसे विस्फोट, ये सब कार्य, वायुसेना कार्य, ये सभी कार्य अवशिष्ट सूची के अंदर आते हैं दोस्तों। ये है चौथी अनुसूची। और दोस्तों सॉरी, वो दो जो इसकी साथी शक्ति के बारे में जो सूची है इसके अंदर अवशिष्ट सूची, उसका चौथा पार्ट। फिर बात आते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में भी समझेंगे, दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों। संघ सूची के अंदर जो जैसे 7 शक्तियों का विभाजन, जो अनुसूची 7 है उसके अंदर शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है। फिर दोस्तों उसके अंदर संघ सूची के अंदर जो 97 विषय हैं, यानी कि 97 विषय हैं, और जो इसके अंदर 59 विषय हैं, इसके अंदर 52 विषय हैं। जो समवर्ती सूची है इसके अंदर 242वां संविधान संशोधन किया था। ये सभी बातें इसके अंदर वर्णित मिलते हैं। फिर आते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची के बारे में समझते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची के बारे में मिलता है इसके अंदर भाषाओं के बारे में, कि भारतीय संविधान में भाषाओं के बारे में क्या क्या होगा, क्या मामला है इसके अंदर, क्या समझते हैं दोस्तों। भाषाओं के बारे में समझे तो दोस्तों भाषाएं, कुल कितनी भाषाएं भारतीय संविधान के अंदर? कुल 22 भाषाएं हैं। तो लेकिन जब संविधान बना था तो कुल 14 भाषाएं थी शामिल की गई थी। तो ये सभी बातें कुल कितनी भाषा हैं? मराठी, तेलुगु, ये हिंदी, इंग्लिश, इनको शामिल किया गया है। ये मलयालम, ये सभी भाषाएं हैं, तो इनको शामिल इसके अंदर किया गया है। गुजराती भाषा, ये सभी, तो ये 22 भाषाओं के अंदर शामिल है। शुरू में 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषा हो चुकी। तो ये सभी बातें 8वीं अनुसूची के अंदर मिलता है वर्णन। किसके बारे में दोस्तों? भाषाओं के बारे में। अब दोस्तों समझते हैं जो अनुसूची 9 है। दोस्तों जो अनुसूची 9 है इसके अंदर भूमि सुधार संबंधित है कार्य। इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। भूमि सुधार संबंधित कार्य, इसी का ही सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, पहला संविधान संशोधन जो संशोधन था 1951 में, यही हुआ था। जो भूमि सुधार, जैसे पुराने जमाने के जो लोग जमींदार थे उन प्रथाओं को खत्म करने के लिए, जैसे अंग्रेज लोगों ने अपने अलग से दे रखा था ना जमींदारों को जमीन, तो ये इसको खत्म करने के लिए भूमि सुधार जो संबद्ध कार्य था वो लाया गया था। ये बातें
तो दोस्तों क्या था इसके अंदर, जो पुराने ज़माने के अंदर जैसे जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था 9वीं अनुसूची के अंदर। ये जोड़ी गई थी कि कोई भी ज़्यादा ज़मीन रखेगा नहीं, ज़्यादा ज़मीन रखेगा तो अपना ज़्यादा धौंस दिखाएगा, बंदूक लेके चलेगा ज़्यादा, तो उनको ख़त्म तो करना ही होगा। तो भूमि सुधार संबंधित कार्य में जो प्रथम संशोधन हुआ 1951 में, फिर तो दोस्तों 1951 में प्रथम संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था। तो ये सभी बात, और दोस्तों मैंने पहले बताया था जो आपको 42वां संविधान संशोधन, उसको आपको पता होगा कि उसी जो 42वां संशोधन था उसके अंदर जैसे समवर्ती सूची के बाद जब वो उनको जो राज्य सूची के अंदर जो कार्य थे समवर्ती सूची के अंदर डाले गए, तो उसके साथ साथ आपको पता भी होगा उसी के अंदर मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जो मूल कर्तव्य थे जो रसिया से आया है। और उसी के अंदर जैसे धर्मनिरपेक्ष हो गया, ये सभी शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी जो धर्मनिरपेक्ष था तो इसके अंदर जोड़े गए था, अखंडता को बनाए रखना। तो यही 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, इसलिए फेमस है ये 42वां संविधान संशोधन। तो ये दोस्तों भूमि सुधार के बारे में आप समझिए कि भूमि जो लैंड अलॉट हुआ करते थे पुराने जमाने में, जो इनके पास ज़्यादा जमीन होती थी उनको खत्म करना जो पहला संविधान संशोधन था उसके माध्यम से 1951 में, उसके द्वारा ये दूर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? दल बदल के बारे में। जो दोस्तों 10वीं अनुसूची है दल बदल के बारे में बताती है। ये क्या बताती है कि नेता लोग ज़्यादा दल बदल कर लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, तो इसको रोक लगाना क्या है दोस्तों, इसी जो दल बदल है इस पर रोक लगेगी। 10वीं अनुसूची है, ध्यान से देखना। तो 10वीं अनुसूची दल बदल क्या कहती है दोस्तों, 52 इसका संविधान संशोधन था, इसके अंदर भी क्या गया था, इसको दल बदल के बारे में रोक लगाना। क्या बोला गया था, जैसे यदि किसी नेता जीत जाता है तो बाद में जैसे उसको मिल गया वोट, तो उसके बाद वो पार्टी नहीं बदल सकता, उससे पहले उसको बदलना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा आयाराम गयाराम भी हुआ था, तो उसके बारे में समझा होगा दोस्तों दल बदल के बारे में। तो ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था दल बदल के बारे में। 52 अमेंडमेंट हुआ था, 52 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा बताया गया था जैसे कोई नेता यदि जीत जाता है तो उसके बाद वो पार्टी नहीं बदल सकता। तो ये बातें जो संविधान के अंदर जो अनुसूची 10 है उसके अंदर ये वर्णित मिलता है। फिर ये दोस्तों दल बदल के बारे में समझिए कि दोस्तों दल कोई नेता यदि उसको बहुमत प्राप्त है और जीत चुका है तो उसके बाद ये पार्टी नहीं बदलेगा, वरना ये बदल सकता है। एनिमेशन में दोस्तों मैंने दिखाया भी था उसके अंदर कि नेता एक दूसरे के फ्रॉक की तरह, पुतला मंडप की तरह। फिर आता है दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के बारे में समझ लेते हैं। तो ये दोस्तों 11वीं अनुसूची का समझ लेते हैं क्या होती है 11वीं अनुसूची, इसका हम पूरा समझेंगे दोस्तों। 11वीं अनुसूची दोस्तों ये है पंचायती राज के बारे में बताती है। पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में समझते हैं दोस्तों। पंचायती राज के बारे में पूरा जैसे क्या था कि पंचायती राज को लाना, और यही बात दोस्तों लगभग राज्य के नीति निर्धारक तत्व हैं उसके अंदर जो अनुच्छेद 40 के आसपास है दोस्तों, तो उसके अंदर भी पंचायती राज यहीं से लाया गया है, इसी के अंदर जोड़ा गया जो अनुसूची 11 है। इसके द्वारा जैसे जो राज्य के नीति तत्व क्या है दोस्तों, कोई ऐसा कार्य जो सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा, वो कार्य जितने भी जैसे यूसीसी हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी पूरा देखिए, उसके अंदर पूरे तरीके से समझाया गया है। तो क्या है दोस्तों पंचायती राज के बारे में, जो आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। पंचायती राज को लाने के लिए जो प्रधान होते हैं उनके बारे में। तो ये तो दोस्तों बात होगी पंचायती राज के बारे में। जो 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, ये बनाया मतलब उसको बोला गया था पारित करने के लिए। फिर ये जब लागू हुआ तो हुआ 1993 में। और आपको पता भी होगा जो 74वां संविधान संशोधन है वो शहर के लिए यानी कि नगर पंचायत के लिए बुलाया गया था, उसके बारे में अभी समझेंगे दोस्तों। वो 12वीं अनुसूची है। तो क्या दोस्तों पंचायती राज के बारे में, जो पुराने जमाने में जैसे पहले ये गांधी जी इसके समर्थक थे, ये जो पंचायती राज था उसके समर्थक थे, तो लाना तो जरूरी था। तो पंचायती राज जिसमें तो ये लाया गया 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उसके द्वारा उसमें लाया गया, सरकार के द्वारा लागू किया गया कि हर गांव में प्रधान होगा, कम से कम जरूरतें पूरी होगी उनसे, कोई भी लूट खसुट करेगा लेकिन प्रधान एक गांव का माध्यम है, उसी के द्वारा सब कुछ होता है, जो भी कार्य होता है वही करवाता है। तो ये लाना जरूरी था, इसी के माध्यम से पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी तरह लाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची। ये भी
इम्पोर्टेंट है। इसका समझते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को उल्लेख मिलता है। दोस्तों नगर पालिका के बारे में दोस्तों इसमें क्या है कि नगर पंचायत यानी कि नगर पंचायत लगाना, यानी कि गांव में भी जैसे नगर है, शहरों के अंदर नगर पंचायत होनी चाहिए, जैसे गांव में पंचायती राज था, तो नगर पंचायत जैसे गांव जैसे छोटा मोटा गांव है, तो जैसे आरटीआई लिखवाना है या ब्लॉक में जाना है, वार्ड में जाना है, तो ये सभी कार्य नगर पालिका के द्वारा माध्यम से होगा। जैसे किसी का रोड टूटा हुआ है, रोड नाली नाली टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो सब रिपोर्ट जो आरटीआई के द्वारा उसके अंदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बोलना पड़ेगा भाई ये टूटी है गली, इसको बनवाइए, तो ये नगर पालिका के माध्यम से ही बनेगी। पंचायती राज तो इसको प्रधान तो उसको अनुमति देगा, तो पहले तो नगर पालिका में जाना पड़ेगा ना, ब्लॉक में जाना पड़ेगा, तभी तो ये कार्य होगा। तो यही है दोस्तों, नगर पालिका खोलने के बारे में भी 12वीं अनुसूची के बारे के अंदर मिलता है कि किसी भी जैसे कोई भी समस्या हो नगर पालिका के बारे में, जैसे कोई भी समस्या हो, कोई विकास कराना हो, कोई योजना चलानी हो, तो नगर पालिका के माध्यम से चलेगी। और इसके लिए दोस्तों जो नगर पालिका का उल्लेख है ये 12वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पूरा समझ लिया, इसका आप दोबारा समझते हैं दोस्तों, उसको दोबारा समझते दोस्तों, याद करते हैं, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएगा। दोबारा समझते दोस्तों, जो पहली अनुसूची है उसके अंदर क्या है दोस्तों, राज्यों के संघों के बारे में वर्णन मिलता है। और फिर दोस्तों क्या है उसके अंदर, फिर दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची दोस्तों शपथ के बारे में बताती है। जो चौथी अनुसूची है वो किसके बारे में बताती है दोस्तों, राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में। फिर आता है दोस्तों 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची क्या कहती है, जो SC SC OBC ये जो ST SC जो कैटेगरी से आते हैं उनको कुछ अधिकार देना, ये 5वीं अनुसूची में मिलता है वर्णन। फिर आता है दोस्तों 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची भी आपके लिए खुद बताइए क्या है, आसान उसके अंदर क्या बताया गया है, जो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम है उसको कुछ प्रशासनिक सुधार देना, जो जनजातीय क्षेत्र है। तो ये दोस्तों 6ठी अनुसूची में वर्णित मिलता है। फिर आता है दोस्तों 7वीं अनुसूची। इसके अंदर कुल कितना है, जो शक्ति का विभाजन के बारे में बताया गया है कि जो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो ये तीन जो, उसके बाद दोस्तों अवशिष्ट सूची, और जो संघ सूची है उसके अंदर 97 विषय हैं। फिर इसके बाद दोस्तों उसके अंदर 59 विषय हैं जो राज्य सूची है, उसके अंदर 52 विषय हैं जो समवर्ती सूची के अंदर है, और जो 42 संविधान संशोधन हुआ और राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर मिला दिया गया। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके अंदर अवशिष्ट सूची के अंदर जो आने वाले समय में कुछ आविष्कार होंगे, कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसके लिए अलग से सूची बनाई जाएगी, तो उसको अवशिष्ट सूची दिया गया है। तो विकास जितना होगा, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जितनी भी माध्यम से बात करने वाला फोन हो गया, ये सभी बातें दोस्तों किसके अंदर है, अवशिष्ट सूची के अंदर है। फिर आता है दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर जो 14 भाषाएं हैं, उसके बाद जो 22 भाषाएं मिलाई जाती है संविधान के अंदर। तो जो 8वीं अनुसूची है यही कहती है कि जो भाषा के बारे में उल्लेख है, कितनी भाषाएं संविधान के अंदर होंगी। फिर आता दोस्तों 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बारे में भी हमने समझा था। क्या दोस्तों आप बताइए, भूमि सुधार के बारे में कि लैंड लॉर्ड को सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करना। और फिर आता है दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल ये होता है, इसको खत्म करना। इसी जो भूमि सुधार था इसके अंदर पहला संशोधन होता, और जो दल बदल था उसके अंदर 52 अमेंडमेंट होने के बाद ही दल बदल को रोका गया कि दल बदल कंट्रोल में किया जाए। यदि नेता एक दूसरे की पार्टी में हक करेंगे तो राजनीति कहाँ से चलेगी, खत्म हो जाएगी पॉलिटिक्स, तो इसी के माध्यम से। फिर आता दोस्तों कौन सा, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के बारे में दोस्तों पंचायती राज है वो वाला, पता ना दोस्तों, पंचायती राज। और दूसरा जो नगर पालिका के बारे में, तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और जो दोस्तों एनिमेशन वीडियो थी उसके अंदर मेरी आवाज़ आई नहीं थी, मैंने सोचा कि मैंने बाद में 2-3 बार चेक किया तो उसके अंदर आवाज़ आई नहीं रही थी, इसलिए दोस्तों मैंने इसकी वीडियो डाली, उसके अंदर बनी नहीं रही थी आवाज़ की वजह से। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा 12वीं अनुसूची के बारे में, पूर्ण वर्णित हमने किया, और इसको दोस्तों पूरी समझ लेना दोस्तों, आपको समझ में आएगा, और बार बार इसको याद करना है, इसको याद हो जाएगा। फिर दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।